अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों इंग्लिश ग्रामर का आज हम लोग तीसरा पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2013 का है, पेपर फर्स्ट का है। पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों की पेपर में वन एक के बाद एक सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो रिकॉर्ड करके रखे 2024 के पेपर, दोनों ही पेपर के फर्स्ट सेकंड के जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, देखना अच्छे से। हम ना इसको एनालिसिस करेंगे, शॉर्ट पर ट्रिक समझने की कोशिश करेंगे, कैसे सवाल पूछता वो समझेंगे, पढ़ने की स्ट्रैटेजी वो सब समझेंगे क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने के साथ साथ। तो ध्यान से समझ के रखिए, जो भी मैं सॉल्व कराऊंगा आपको यहाँ पर, तो उसकी जो ये पीडीएफ मतलब जो ये सॉल्व कराऊंगा, इस पे जो मैं मार्किंग करूंगा, जो ट्रिक्स फॉर्मूले जो लिखूंगा, वो इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, वहां से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा मार्केटिंग कर लेगा। महाडीटी की बैचेस चालू है, 18 तारीख से बैच स्टार्ट की हमने। ऑनलाइन ऑफलाइन है, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग आपको सब कुछ क्लास में मिलेगा सब। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की क्लास हम लोग नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उर्दू की ले रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत सारा हेक्टिक हो गया टाइम का। साथ साथ सीटेट की भी बैचेस चालू है, तो सीटेट में भी जो भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर भी सारी चीजें कराई जाती है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, हर चीज कराते हैं आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, ये सीटेट की यहाँ डेट है ना, ये डेट पुरानी बैच का शेड्यूल आई है गलती से, तो हाल ही में बैचेस स्टार्ट हुई है, तो कॉल करके इंक्वायरी कर लो। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पर ऑफलाइन जो आना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑफलाइन की डिटेल है, एड्रेस है ये वाला। जो ऑनलाइन करेंगे इधर कॉल नंबर है, कॉन्टैक्ट करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेपर बराबर मिला नहीं, तो इसलिए जैसा था वैसा ले लिया है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग के ऊपर सवाल पूछा आपको, एक क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन टैग के लिए, आधे घंटे का टॉपिक है, जब भी पढ़ना हो सकता है उसको पढ़ लेना। उसमें जो ऑड वाली चीजें वो ज्यादा पूछता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस पूछा है ना, तो यहाँ पे नथिंग लिखा है जो नेगेटिव है। क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब होता है नॉट। अब टैग में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट रहा तो यहाँ समझाता, स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा तो टैग नेगेटिव करते हैं इसको। समझो ये मान लो एक ये पहला वाला सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम लोग इसको नॉट लगा के टैग करते हैं, और यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट लेते हैं, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। और यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा आपका, ऐसा करते हैं। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो, अगर दूसरा अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं नॉट या फिर नॉट की तरह नथिंग, नथिंग, अनलेस, ऐसे नेगेटिव टर्म्स यूज किया इसने यहाँ पे, तो फिर जो हमारा टैग रहता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में यहाँ पर पॉजिटिव रहता, सब्जेक्ट लेना पड़ता और क्वेश्चन टैग लगाना पड़ता, बस हो गया। तो मतलब अगर पॉजिटिव है तो आपको वहां पर नॉट लगाना है, उसको नेगेटिव करना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है और सब्जेक्ट के साथ में टैग करना है। अगर ये नेगेटिव है तो आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, सब्जेक्ट लेना है, क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। ठीक है, ऐसा करने का है। एक समझा देता, खैर यहीं पे समझ लेते। तो मतलब मैं एक एक चैप्टर समझाऊंगा ना, बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, इसलिए मैं ना थोड़ा लिमिट करता खुद को, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर नथिंग इज इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पर ना देखो नथिंग, एनीथिंग, ये नथिंग है ना तो नेगेटिव है, बट थिंक के लिए यूज किया था, मतलब इससे जगह यहाँ इट, तो अब ये खुद नेगेटिव है तो क्या आएगा यहाँ विथ, और बड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स। ये हो गया आपका टैग। थोड़ा कुछ चीजें क्लियर कर देता है यहाँ पे। ये जैसे नथिंग हो गया, ये तो अपने आप में नेगेटिव है, या एवरीथिंग आएगा, एवरीथिंग। तो ये ऐसे कुछ थिंग वाले अगर पूछेंगे तो उसके लिए आपको प्रोनाउन इट लेना पड़ता है, याद रखो इट। ठीक है, बाकी बहुत सारे हैं जहां पर मतलब डिस्ट्रीब्यूट ना हो, जैसे कि एवरीवन, ईच वन, ठीक है, और ऑल, सम, फ्यू, ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनेंगे। इसके लिए ना बहुत बार दे यूज करता, ये थोड़ा मैं शॉर्ट में समझा रहा आपको, दे यूज करता, तो समझ लेना कि ये थिंग आया इसलिए इट यूज करते। आमतौर पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट सिंगुलर ही, बट टैग में उसका प्रोनाउन दे यूज करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं ऊपर का बता रहा आपको, थोड़ा अपने ध्यान से दे दिया ना, चेक करना इसको, क्योंकि यहाँ बारीकी से समझना, बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड आते, सीधे सीधे वाले नहीं आते आमतौर पर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, इज इट, और क्वेश्चन मार्क्स। इज इट नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी नॉट है यहाँ पे। इस दे नहीं आता, दे किसके लिए यूज करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता ना, जैसे कि मैंने आपको समझाया ना, एवरीवन, ईच वन, उसके बाद समवन, फ्यू, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इनके लिए दे यूज करते। तो थोड़ा बारीकी से देखिए ना, आर दे भी नहीं आता, यहाँ पर हमको इजी यूज करना है, इसलिए आंसर क्या रहेगा हमारा ये वाला। यहाँ पर सिंपल टेंस करने के लिए बोल रहा है, थोड़ा इसको इधर ले लेते हाथ, कांग्रेस का पंजाब। तो यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस करने के लिए बोल रहा है यहाँ, और ये जो सेंटेंस जो दिया है यहाँ पर दो सेंटेंस, एक यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है। बच्चों सिंपल सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस, समझते यहाँ पे समझ देखो, एक सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि एक सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही मेन वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पर
एक सब्जेक्ट आता और यहाँ पर एक ही मेन वर्ब आता, मेन वर्ब एक ही आता, ओनली वन। बाद में आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे या कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, ये सब बातें अपनी अपनी जगह, ठीक है, फुल स्टॉप। बट एक सेंटेंस मतलब एक मेन वर्ब, एक से ज्यादा मेन वर्ब नहीं आते, इसको सिंपल बोलते हैं। उसके बाद में आता आपका कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो इसमें क्या रहता है, एक ऐसा सेंटेंस आएगा और एक ऐसा सेंटेंस आएगा, ठीक है। इनके बीच में कंजक्शन आता, कंजक्शन दोनों को करेक्ट करता, आमतौर पे एंड और इस तरह के, मतलब अब ये मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा इसमें, तो ऐसे को कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद में आता एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं। तो इसमें क्या रहता है, एक सेंटेंस रहेगा यहाँ पे ऐसा और कंजक्शन यहाँ हो सकता है यहाँ पे, और दूसरा सेंटेंस ऐसा बनेगा ऐसा यहाँ से यहाँ तक, या फिर हो सकता है कि पहला सेंटेंस ऐसा रहेगा यहाँ पे और जो दूसरा सेंटेंस है उसको कंजक्शन लगेगा यहाँ पर लगेगा कंजक्शन। तो ये हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो हमको क्या करना है, उसने दो सेंटेंस ऑलरेडी दिया हमको, उसको सिंपल सेंटेंस बनाना है ऐसा एक ही, जिसमें एक ही सब्जेक्ट है सिर्फ, और एक सब्जेक्ट में एक ही मेन वर्ब आना चाहिए। यहाँ पर भी मेन वर्ब आता है इसमें, और यहाँ पर भी मेन वर्ब आता, यहाँ पर भी मेन वर्ब आएगा और यहाँ पर भी मेन वर्ब आएगा, मतलब दो सेंटेंस मतलब दो मेन वर्ब। तो हमको एक सेंटेंस बनाने के लिए बोल रहा हूँ, तो दो सेंटेंस को मर्ज करके हमको एक बनाना है। तो वो सारे तरीके हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता। देखो यहाँ पर ना पहला वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे एंड लिखा, एंड लिखा, और यहाँ पे एक सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस, ये आपके कंपाउंड सेंटेंस हो गए। तो इसमें दो सेंटेंस ऑलरेडी है, तो ये गया। अब उसने यहाँ पर क्या किया कि ये रिमूव, इसको क्या किया, जीरन बनाया, यहाँ पे जीरन बना के सेंटेंस तैयार किया। मतलब ये जो मेन वर्ब है इसको क्या करा, जीरन बनाया और उससे एक सेंटेंस बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर भी वही किया उसने, यहाँ पर भी किया, मतलब हर जगह जीरन बना के उसने दो सेंटेंस को मिलाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ना पास्ट टेंस है, कि ये पास्ट टेंस ही रहने वाला है, टेंस चेंज नहीं करना है यहाँ पर। तो आप गौर से देखेंगे इसको, तो यहाँ पे इसको लिव किया, इसको लिव किया जो नहीं करना है, इसको लिव कर, इसको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ही रखना है, टेंस बदलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको बोलते फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बोलते, सेंटेंस को बदलना रहता। बट याद रखिए उसका मीनिंग, उसका टेंस बदलना नहीं रहता, सिर्फ उसका वर्जन बदलना रहता है। तो ऐसे में ये दो गलत आ गया, आपका आंसर ये वाला, ठीक है। तीसरा पैसिव वॉइस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस करना है और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, मतलब वहां आ गया। तो ये जो रहता ना, इसको जैसा क्या वैसा भाई लिखना पड़ता, जो WH वर्ड रहते ना उसको यहाँ समझते। देखिए जब भी आपको पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा ना, तो आपको ऐसा WH वर्ड पूछेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट और बाद में मेन वर्ब, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क्स आता है। तो आपको क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज यहाँ उतारना है, यहाँ एज इट इज जो है उसको वैसे की वैसे रखने का यहाँ पे। अभी आपका सिर्फ वर्बल क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ से, वर्बल क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है, इसको पैसिवाइज करते टाइम आपको उसका टेंस वैसे, मतलब उसको क्वेश्चन पैटर्न WH वर्ड वाला क्वेश्चन वैसे की वैसे रखना है, इसको जैसे कि वैसे उतारने का। अब यहाँ पे देखना है आपको क्या करना है। तो ये तो V3 होगा, इसकी कोई दो राय नहीं है, इसका V3 होगा जो भी है। तो यहाँ आपको V3 लेना है और टेंस के अकॉर्डिंग, इसके टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यहाँ शिफ्ट करना है। तो अब वापस आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि ये वाई जैसे कि वैसे नीचे आएगा, हर जगह वाई जैसा क्या वैसा आ गया, जैसा क्या वैसा आ गया। अब उसके बाद का जो हेल्पिंग वर्ब आने वाला है उससे हमारा आंसर डिसाइड होगा। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे होता है इसको भी यहाँ पर बता देता, यहाँ पर समझते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एक तो V1 यूज करता है या V5 यूज करता है, वर्ब का V1 या फिर V5। थोड़ा स्पीड में हो रहा होगा ना, क्योंकि मुझे ना एक आधे घंटे में या पौन घंटे में इसको कवर करना है, बहुत लंबा लेक्चर होगा ना, आप भी बोर हो जाएगी, इसलिए थोड़ा स्पीड हो रही होगी तो एडजस्ट कर लेना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक तो ये आता V1 या V5, या फिर आपका एक तो डज आएगा, या फिर ये भी आ जाते हैं, मतलब डज आएगा या फिर डू आएगा और फिर बाद में V1 आएगा। तो ये वाला केस आता है या फिर ये वाला केस आता है, ठीक है। ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिवाइज करते टाइम हमको M, is और R इसमें से कोई एक लाना रहता है और इसको V3 करना होता है। तो अब हमको क्या, अब ये इसमें से जो भी चूज करना है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करना है, क्योंकि पैसिवाइज करते टाइम हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सामने लाते ना, जैसे यहाँ पर यहाँ समझाता, ये सब्जेक्ट लेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, बराबर। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, एक्टिव वॉइस। तो हम इसको क्या करते हैं, पैसिवाइज करते हैं, इसको V3 करते हैं, यहाँ पर खींच के लाते हैं, इसको हर हाल में V3 करते, वर्ब का तीसरा फॉर्म V3 और यहाँ पर टू बी के कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब टू बी के, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पे सामने, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जाता बाय के बाद, यहाँ पे बाय आता और यहाँ पे सब्जेक्ट आता। तो ये यहाँ के टू बी वाले हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब बहुत सारी बातें एक साथ बोल रहा, शायद
आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे नहीं, क्योंकि क्या कर रहा मैं, क्योंकि ये चीज़ है ना, इसको 2 घंटे का लेक्चर लगता है समझाने के लिए, तो मैं शॉर्ट में फटाफट बता रहा हूँ, तो इसलिए शायद हो सकता। बट अगर मैं एग्जाम देता तो कैसा करता, मैं फटाफट देखता, इसका टेंस पहचानता कौन सा पहले, तो 2 दिख गया मुझे या 10 दिख गया तो मुझे मालूम है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या V1 या V5 मिल गया, मुझे पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मुझे मालूम है कि एम, इज, आर और इसमें से कोई एक लेगा, V3 करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो आ रही ना, तो ये गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, ये गया, तो हमारे ये एक बचा और ये एक बचा, वैसे ऑप्शन एक्सक्लूड हो गए। अब ये 2 स्टूडेंट के हिसाब से आ रहे हैं, तो यहाँ यूं नहीं आ सकता, स्टूडेंट आना चाहिए, ये 2 स्टूडेंट्स आ गए, इसलिए आंसर आ गया। बहुत कम चीजें चेक करूंगा मैं, 10 सेकंड बहुत होते हैं ऐसे। ये अब बहुत सारे लोग होंगे मैंने क्या कर दिया ऐसा वैसा, बट पहले से चीजें क्लियर रही तो ऐसे करना पड़ता। आपको एग्जाम में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 15 मिनट बहुत है, बहुत तो 20 मिनट ले लो आप, क्योंकि पैसेज पढ़ना है उसके लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा। 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 से 12 मिनट बहुत है, अगर सब सही है तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डिग्री सेंटेंस। अब बच्चों डिग्री देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको डिग्री सेंटेंस पहचानना है। यहाँ पर एक डिग्री दी, टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स। अब वन ऑफ कंसेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट ये दे दिया, मतलब सुपरलेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप, सुपरलेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप। तो अब कन्वर्जन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का या फिर पॉजिटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप वहां पे चाहिए। तो यहाँ पर वेरी फ्यू ये लिख के आ गया, मतलब पॉजिटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पर वेरी फ्यू यूज करें। तो यहाँ पर वेरी फ्यू प्लूरल आता है हमेशा, वेरी फ्यू फिजिकल फैक्टर्स, वेरी फ्यू फिजिकल फैक्टर्स बराबर, वेरी फ्यू फिजिकल फैक्टर सिंगुलर लिया गायब, वेरी फ्यू फिजिकल फैक्टर सिंगुलर लिया गायब। अब वेरी फ्यू फिजिकल फैक्टर आप मोर काय के लिए यूज करते हैं हम लोग, कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर यूज करते हैं, मोर देन ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं। तो और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉजिटिव डिग्री वाला है वेरी फ्यू, ये गया, इसलिए आंसर बचा ये। बहुत सारी चीजें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, 2 को यूज करना है आपको, 2 हालांकि, इसका मतलब हालांकि ऐसा मतलब हालांकि तो ऐसा है पर फिर भी वैसा कर लिया, हालांकि दिमाग है फिर भी दौड़ रहा है, इस तरह के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये कंजक्शन है, और ये कंजक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ आता। तो ये 2 कंजक्शन है यहाँ पे, दो सब जगह 2 कंजक्शन होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सब जैसे कि वैसे रखने, कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ 2 लगाना है, 2 और कुछ नहीं करना है, बाकी सेंटेंस में कोई बदल नहीं होगा। दो सुधीर इज डल, ही स्टडीज हार्ड टू गेट गुड जॉब। आपको बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ 2 लगाना है। तो यहाँ पर सुधीर इज डल, ठीक है, ही स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, कुछ चेंज नहीं किया इसमें। 2 सुधीर इज डल, बट लाने की जरूरत नहीं, ये कंजक्शन 2 कंजक्शन एक सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं किए जाते, तो ये वाला आपका पहले गलत हो गया। सुधीर इज डल, ही स्टडी क्यों आएगा, यहाँ पर ही है तो स्टडीज चाहिए, V5 चाहिए, यहाँ पर V1 यूज किया, गलत। ठीक है, 2 सुधीर इज का आ गया, यहाँ पे सुधीर इज चाहिए था, ये गलत। सी आंसर क्या, पहला नंबर का। नेक्स्ट, रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें आंसर एक्सपेक्ट नहीं रहता है। गाड़ी लाए तुम्हें, तो तुम गाड़ी कौन सी लेके जा रहे, हाथी के जा। तो रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता कि आपको से आंसर एक्सपेक्ट नहीं रहता, जवाब नहीं चाहिए, ना WH वर्ड वाला जवाब चाहिए, ना यस और नो टाइप का जवाब चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों पूछे जाते, फिर जोर देने के लिए, उसको उस पर अटेंशन लाने के लिए, है ना, सबको उस पर जोर देना है या फिर सबका अटेंशन लाना है, इसलिए पूछे जाते। जवाब एक्सपेक्ट नहीं रहता, उस पर जोर देना है या फिर सबका ध्यान आकर्षित करना है, इसलिए पूछे जाते। यहाँ लिखे PU डिसाइडेड टू हाइड इन हर ऑफिस। PU ने डिसाइड किया टू हाइड इन हर ऑफिस, उसके ऑफिस में छुपाने के लिए PU ने डिसाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पर V2 है ना, V2 है, मतलब पास्ट टेंस की बात आ रही, तो यहाँ पर डज और डू आ नहीं सकता निकल के, यहाँ पर ये दोनों आ सकते। डिड PU आएगा कि डिड नॉट PU आएगा, तो ये वाला डिड, PU डिसाइडेड टू हाइड इन हर ऑफिस, क्या PU ने डिसाइड करने के लिए, PU ने उसके ऑफिस में हाइड करने के लिए डिसाइड नहीं किया था, नहीं किया था, हाँ किया, सबको में जोड़ देने की कोशिश, तो जवाब एक्सपेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखो, डिड PU डिसाइडेड टू हाइड इन हर ऑफिस, क्या PU ने डिसाइड किया, तो ये सवाल है, क्या PU ने डिसाइड किया, सवाल है।
नहीं किया था क्या? सबको मतलब हाँ किया था, ध्यान देना है, जोर देना है, इसलिए ये आंसर। और ये सवाल बनता है। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना, ये बहुत सिंपल आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है आपको, सेंटेंस या तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉर्मल वाला सेंटेंस, इसको एक्सक्लेमेटरी बनाना है हमको। तो क्या करना रहता है एक्सक्लेमेटरी बनाते टाइम? सब्जेक्ट और मेन वर्ब सबसे लास्ट में आता, उसकी जगह उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब और बीच में हेल्पिंग वर्ब, तो ऑब्वियसली इंग्लिश सब्जेक्ट और मेन वर्ब को उठा के लास्ट में लाने का कभी भी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब सबसे लास्ट में रहता। सब्जेक्ट अगर हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सबसे लास्ट में रहता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहता है। और सेंटेंस की शुरुआत यहां समझते, सेंटेंस की शुरुआत एक तो हाउ से होंगी और बीच में कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, या फिर व्हाट अ से शुरू होगी, व्हाट अ से बीच में कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, और सब्जेक्ट यहाँ रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहा तो उसके बाजू, और मेन वर्ब लास्ट में, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यहाँ पर भी सब्जेक्ट रहेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा तो मेन वर्ब लास्ट में, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो इस तरह बनते। अब हाउ नॉर्मली वेरी के लिए यूज किया जाता, वेरी, और व्हाट अ वेरी के लिए यूज किया जाता। ठीक है, ऐसा इनका कनेक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के जैसे कि वैसे लास्ट में लेके देंगे, किसको, इसको, और आके एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो टास्क लास्ट में आ गया, गलत। यहाँ पर टास्क हैज बीन, यहाँ पे क्या है, द टास्क हैज बीन, द टास्क हैज बीन लास्ट में है, ठीक है। यहाँ पर टास्क लास्ट में आ गया, गलत हो गया। यहाँ पर बीन आया अपन, यहाँ पे द टास्क हैज गायब हो गया, हैज सही था, हेल्पिंग वर्ब ये गलत। तो आंसर आ गया ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच करना है आपको, है ना। जॉन सेड टू मी, सॉरी, जॉन सेड टू द मैन, आर यू हर फ्रेंड्स। तो जॉन ने पूछा, अब ये क्या है, ये वर्बल क्वेश्चन पूछा, तो इसलिए ये इन दोनों की जगह पे कहेंगे आस्क। तो यहाँ पे आस्क है, यहाँ पे आस्क है, आस्क के साथ टू नहीं आता, ये गलत हो गया। ये टू रिपीट नहीं होता, ये टू रिपीट होता सिर्फ लेट्स के केसेस में, जो लेट्स के केसेस रहते हैं उसमें रिपीट होता, बाकी रिपीट नहीं होता। और ये सवालिया जुमलों के लिए आस्क यूज करके आता है, यहाँ पे आस्क, प्रश्नार्थक वाक्यों के लिए आस्क लाना पड़ता सेड की जगह पे। ये टू रिपीट नहीं होता, इसलिए ये गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब वर्बल क्वेश्चन रहा तो इफ और वेदर कंजक्शन यूज किया जाता, इफ और वेदर इनमें से कोई एक। तो यहाँ पे हर जगह इफ है, इफ है, यहाँ पे इफ है, यहाँ पे इफ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही निकल गया। अब ये यहाँ पर आती है टेंस की बारी, हमको टेंस चेक करना पड़ेगा। आर यू हर फ्रेंड, तो आर यू हर फ्रेंड मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसको ये सेड के अकॉर्डिंग पास्ट टेंस करना पड़ता और इसको नॉर्मल सेंटेंस बनाना पड़ता। ये जो जुमला है ये है क्वेश्चन वाला सवालिया जुमला, इसका टेंस चेंज करना है और इसको नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है। असर्टिव मैं क्लास में पढ़ाता तो 3 चीजें चेक करने के लिए बोलता हूँ बच्चों को कि बच्चों चेक करो 3 चीजें क्या रहती है। देख, एक रहता ए सेड टू बी, और यहाँ पर रहता इन्वर्टेड कॉमा और एक रिपोर्टिंग स्पीच रहता है ऐसा, और यहाँ पर जो भी है। तो यहाँ पर एक चीज पहले तो ये चेक करो, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज करो। दूसरा यहाँ पर कंजक्शन चेंज करो, कंजक्शन क्या रहा वो चेक करो, तीसरी चीज। और यहाँ पर और 2 चीजें देखती है, एक तो आपको यहाँ टेंस चेंज करना रहता है, टेंस चेक करना रहता है। इसके बाद में अगर ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है तो इसको मतलब असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ता, मतलब नॉर्मल सेंटेंस बनाना पड़ता। सवालिया जुमला रहा तो असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी रहा तो नॉर्मल सेंटेंस, इंपरेटिव रहा तो नॉर्मल सेंटेंस। तो ऐसे 4 चीजें मैं बच्चों को चेक करने लगा था क्लास में, और उसके जरिए बच्चे आंसर निकालते। तो मैंने पहले चीजें चेक की, यहाँ पे आस्क आना चाहिए था, हर जगह आस्क है बट नहीं आता, तो ये निकल गया हमारा। अब कंजक्शन चेक करेंगे, दूसरा कंजक्शन में इफ बराबर है बराबर है बराबर है बराबर। अब क्या चेंज करना है, एक तो नॉर्मल सेंटेंस बनाना है इसको, और दूसरा उसका टेंस चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर जो बच्चों को पता है तो यहाँ पे सवालिया जुमला ये वैसे निकल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, असर्टिव सेंटेंस। तो हमारे ये 2 जुमले तो ये तो गए, ही वाज हर फ्रेंड और ही इज हर फ्रेंड। देखो इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग पास्ट टेंस करना रहता हमेशा यहाँ, और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, तो ये गया, बचा क्या, ये गया, ये गया, ये गया, बचा 1 नंबर का। तो बहुत ज्यादा दिमाग, ये तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो ठीक है टाइम लग रहा है इसको, मैं सिर्फ सॉल्व करूँ इसको तो 10 सेकंड में सॉल्व करके काट करके चल लूंगा। नेम अंडरलाइन द क्लोज, क्लाउज कौन सा पूछ रहा आपको, 1 नंबर का सवाल हमेशा पूछता कंसिस्टेंसी से 2013 से 2022-23 तक, 24 में नहीं पूछा, 24 में पेपर सेकंड में पूछा। कंसिस्टेंसी से पेपर फर्स्ट सेकंड में क्लोज पे एक क्वेश्चन पूछता उसको, ये थोड़ा मुश्किल लाता बच्चों को, बाकी तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नोट इट प्रॉपर्ली लेस्ट पर्पस के लिए ना, एडवर्ब क्लोज और पर्पस के लिए यूज किया जाता है, पर्पस मकसद, तो पर्पस के लिए यूज किया जाता है। लेस्ट आया आंखें बंद करके, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस करके आने का। यहाँ पर रीजन है, ये गया, रिजल्ट है गया, एडजेक्टिव क्लॉज तो बिल्कुल नहीं है, पर्पस आंसर आ गया उसका, ठीक है। नेक्स्ट,
इसका मतलब पूछ रहा हूँ। एपोजी, एपोजी, एपोजी और पेरिजी, ये दो शब्द। पेरिजी, पेरिजी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते है ना। तो जो सूरज, ये जो हमारा सूरज है रेड कलर का, ये वाला जो आग उगलता है ना, इसका एक ऑर्बिट है। तो वो ऑर्बिट को हम लोग, तो ये मान लेते ऑर्बिट है, उसका ऑर्बिट ऐसा ऑर्बिट है उसका। तो मतलब ऑर्बिट में अब ये बहुत सारी चीजें, ज्योग्राफी एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं आपको। तो इसमें एक ऐसी पोजीशन आती है ऐसी, एक दूर आती है और एक नजीक आती है। तो ये यहाँ नजीक है। तो ये वाली जो नजीक, ये वाली नजीक पे जब हमारी धरती रहती है, हमारी जमीन रहती है, ये वाली नजदीक वाली, इसको पेरिजी बोलते हैं। पेरिजी जब दूर रहती है, यहाँ पे, ये यहाँ पे दूर रहती है, तो इसको बोलते हैं एपोजी। एपोजी मतलब सबसे दूर लेवल पे, सबसे दूर आखिरी हद तक पहुंच जाना, इसको बोलते हैं एपोजी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि चूज विच वन ऑफ द बेस्ट। बिगिनिंग मतलब समानार्थी शब्द देखना है। तो बिगिनिंग मतलब शुरुआत, तो यहाँ पर शुरुआत नहीं रहती, ये आखिरी रहता। बॉटम नहीं बोल सकते इसको, बॉटम नहीं है, बॉटम मतलब शुरुआत को ही बोलते हैं। मिडल में नहीं है, लास्ट में, तो क्लाइमेक्स बोल सकते हैं। क्लाइमेक्स उसकी आखिरी लेवल तक पहुंच गया, जहां तक जा सकता था वहां तक पहुंच गया, मीन्स क्लाइमेक्स तक पहुंच गया। क्लाइमेक्स मतलब धीरे 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 आखिरी पोजीशन तक जाना, उसको बोलते क्लाइमेक्स। स्टोरी शुरू होती ना, धीरे 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 आगे बढ़ते 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 आखिरी तक जाती, मतलब क्लाइमेक्स तक पहुंच जाती है, ऐसा हम लोग बोलते। तो ये वाला यहाँ पे अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। फॉरवर्ड्स किसको बोलते हैं? जो थोड़ा रहते ना, किसी की मानते नहीं, फॉरवर्ड्स रहते, सुनते नहीं किसकी, अपनी हट लगा के रखते, थोड़ा अपोज जाते हमेशा, तो उसको बोलते फॉरवर्ड्स। कंप्लाइंट मतलब जो सुन लेते हैं, जितना बड़ा उतना कर लेते हैं, उनको कंप्लाइंट बोलते हैं, सुन लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला? अपोजिट बोल रहे, तो ठीक है। इंटरेक्टेबल मतलब जो बातचीत करने के लायक है, इंटरेक्शन कर सकते हैं वो। ट्रैक्शन मतलब घसड़न, घसड़न को बोलते हैं ट्रैक्शन, ट्रैक्शन। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का ही मतलब ये है फॉरवर्ड्स, ये उसका समानार्थी शब्द है ये। तो यहाँ पर देखेंगे चारों, तो कंप्लाइंट जो बात मान लेता, ये अपोजिट है इसका, ठीक है, अपोजिट है, ये मानता ही नहीं और ये मान लेता, और ये उसका ऑब्स्टिनेट, उसका समानार्थी शब्द। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? तो यानी के लिए वन शुड मेक हिज एफर्ट्स इफ वन विशेस टू अचीव वन। इसमें यहाँ पर ना वन, हाँ ठीक है, यहाँ पे वंस आना, हिज नहीं, हिज मतलब कौन, वंस मतलब कोई, वन मतलब कोई, पूरे हिज हर कैसे डिसाइड करेंगे, इसलिए वंस या वंस एफर्ट आना चाहिए, खुद के एफर्ट आना चाहिए, वंस एफर्ट ये नहीं आता, इसलिए बी में मिस्टेक है, इसलिए आंसर बी। नेक्स्ट, मतलब सब्स्टिट्यूट, मतलब इसका मतलब वाला अपोज्ड विथ, सॉरी, अपोज्ड विदाउट रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब मुबदला, मतलब कुछ काम करे तो उसके बदला आपको नौकरी की सैलरी मिलती है ना, उसको बोलते हैं रेमुनरेशन। मतलब जो भी आप कर रहे हो उसके बदले में आपको मिलता, जैसे सैलरी नौकरी के बदले। तो ऐसी पोस्ट है जो विदाउट, मतलब उसमें मुबदला कुछ नहीं है, बस है, आपको काम है बट उसका मुबदला कुछ नहीं, तो उसको ऑनररी बोलते हैं। ऑनररी मतलब आपको एक आदर के, आदर मतलब एक रिस्पेक्ट के लिए वो काम दिया जाता है, बट बदले में कुछ नहीं मिलता, आपको सिर्फ इज्जत मिलती है उससे, बोलते हैं ऑनररी। वॉलंटरी मतलब कि खुद की खुशी से, है ना, खुद की इच्छा से, इच्छा से। और ये इनवॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से नहीं है, मतलब जबरदस्ती करा रहे हैं, दिल नहीं पढ़ने का टीईटीपन कराया जा कर रहा, अनिच्छा। साइन क्योर का मतलब होता है कि मतलब काम कुछ नहीं है और बहुत कुछ मिल जा रहा है, बोलते साइन क्योर। मतलब कुछ काम नहीं है, जॉब कुछ नहीं है, बन मिल रहा बहुत सारा, बोलते साइन क्योर। तो इसलिए इसका आंसर है ये वाला, ऑर्डरी पोस्ट, सिर्फ नामधारी। चूज विच द बेस्ट एक्सपेक्ट मीनिंग ऑफ आइटम्स। कीप द बॉल रोलिंग, मतलब कीप द बॉल रोलिंग मतलब जो चल रहा है उसको चलाते रहो, उसको रोको मत, चलने दो, बॉल को रोल करते रहो, मतलब जो बॉल चल रहा है ना उसको ढकेलते रहो, चलते रहेगा, बॉल घूमते रहेगा, मतलब जो चीज चल रही है वो चलते रहो, ऐसे इसका मतलब है। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो तो बात करते रहो, आप कुछ काम कर रहे हो तो काम करते रहो, जो भी है वो चलने दो, ऐसा इसका मतलब है। तो अर्न मोर नहीं, कमाने की बात नहीं है। टू वर्क कंसिस्टेंसी हो सकता है, टू कीप कन्वर्सेशन गोइंग, टू मेक द बेस्ट नहीं, टू वर्क कंसिस्टेंटली और कीप टू कन्वर्सेशन गोइंग। मतलब यहाँ पर कंसिस्टेंटली वर्क मतलब क्या रहता है कि जैसे आप पढ़ रहे, आज पढ़ रहे आप, फिर कल पढ़ रहे, फिर परसों पढ़ रहे, तो ये इसको कंसिस्टेंसी। बट आप थोड़ा पढ़ के रात को रुक जाते, फिर नए से शुरू करते, तो इसको ये कंसिस्टेंसी में आता। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक काम है उसको रोको फिर शुरू करो, चलते रहेगा, वो टाइप का मतलब नहीं इसका। इसका मतलब कोई काम चल, आप पढ़ रहे तो पढ़ते चलो, बस रात को सोने होना नहीं है, पढ़ते रहना है, सुबह उठ के भी पढ़ते रहना है। तो मतलब ये वाला निकल जाएगा, फिर उसमें से रहेगा आपका ये वाला निकल जाएगा। कीप द कन्वर्सेशन गोइंग मतलब बात करते रहो, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग बुगे, ई नहीं आता, ये आता नहीं, इसमें ये गलत हो गया, यहाँ पर ये भी गलत है।
डबल टी नहीं आता ये वाला आंसर, बहुत बार पूछा, याद रखो। सैटेलाइट, बुगे, ऐसे कुछ कुछ अल्फाज है जो बहुत पूछे जाते हैं। कन्वीनियंस, सिमल्टेनियसली, ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, तो उसमें ये एक है। क्या पूछो, आइदर मोस्ट नियर सेम मीनिंग और अपोजिट, मतलब एक तो समानार्थी या विरुद्धार्थी। तो प्राइवी मतलब आपको मालूम है प्राइवेसी से रिलेटेड है। डिसऑनेस्ट नहीं, डिसऑनेस्ट मतलब जो ऑनेस्ट नहीं है ना, ईमानदार नहीं है, उसको डिसऑनेस्ट। कॉशियस मतलब सावध, सजग, ये भी नहीं है। क्वाइट मतलब शांत भी नहीं आता। सेक्रेट हो जाएगा, ये उसका समानार्थी शब्द है, इसलिए आंसर बीच है। दोनों में से कोई एक पूछा उसने, अपोजिट या फिर नियर। ग्रामेटिकली रॉन्ग कौन सा पहचानना है, चूज ग्रामेटिकली रॉन्ग। एप्पल आर सोल्ड बाय, अ डजन नहीं आता, डजन के साथ में ए आर्टिकल कभी नहीं आता, अगर आया तो दो लगता हुआ, द डजन, डजन अ नहीं लगता, या फिर डजन ही आता, ए तो कभी नहीं लगता इसके साथ, इसलिए ये गलत है, और आंसर भी ये होना चाहिए उसका। द कैप्टन विथ हिज सोल्जर वाज किल्ड, है ना, विथ सोल्जर प्लूरल आना चाहिए ये वाला, और ये कैप्टन सिंगुलर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वाज यूज किया इसका, बराबर है, ये बराबर है। व्हाई डिड यू absent yourself from the, ये भी बराबर है। he cut his hand with, ठीक है ना, कट के देखो, कट V1 भी कट का ये आता, V1 कट, V2 भी कट, V3 भी कट, याद रखना। V4 कटिंग ing और V5 कट्स, याद रखना। इसके तीनों फॉर्म है ना एक जैसे, तो ध्यान देना इस पे, बार बार पूछता है इसको। यहाँ तो सही है इसलिए आंसर तो पहले पता चल गया था। आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार पूछ रहा हूँ। सिंपल, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, काट, है ना, जैसे पहले जो ह्यूमन मिलता टेढ़ा चलता था, इसे इरेक्ट हुआ। सिंपल मतलब सिंपल, इरेक्ट मतलब काट, सीरियस मतलब जो रूट रहते हैं एकदम कड़क, एकदम उद्धट, उनको बोलते सीरियस। ऑफस्टर नरम को बोलते हैं, और सप्लाई मतलब समझदार को बोलते। ऑफस्टर और सिंपल का मतलब तो एक ही है, सिंपल, इरेक्ट, सीरियस, ऑस्टर और सबलाइन। हाँ ठीक है समझ गया। मतलब जिंदगी बता रहा हूँ, पहले सिंपल रहती, फिर इंसान थोड़ा अकड़ में आता, फिर और ज्यादा घमंडी बन जाता, फिर बाद में ठोकर लगती तो सुधरता, फिर नरम बनता, और फिर बेहद समझदार बन जाता। मतलब जिंदगी की स्टेजेस बता रहा हूँ, तो मतलब क्लाइमेक्स आना चाहिए था, क्लाइमेक्स। जिंदगी कैसी धीरे धीरे इंसान को बेहतर बनाते चलती, इसलिए क्लाइमेक्स ही इसका आंसर। वी आर अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल के साथ टू आता हमेशा, टू, फोर कभी नहीं आता, अकाउंटेबल टू, टू, ठीक है, ये आंसर रहेगा। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल फोर भी आता, अकाउंटेबल टू हमेशा आता, फ्रेज है, याद रखना, टू आता, इसका आंसर वो है। चूज करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल पूछा है हमें। डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वाज द डॉन ऑफ इंडिया 1776। अच्छा यहाँ पे समझ में आ गया कुछ। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, हमेशा द आता, मैं समझाता आपको, जब भी ये कैटेगरी पूछेगा तो दो लगता वहां पे, याद रखना, बहुत बार पूछता भी है। हो गया। देखो यहाँ पर ना एक पूछेगा, यहाँ पर डैश डैश ना, और यहाँ एक सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑफ लगेगा, और फिर एक, सॉरी स्पेशल लिखते हैं, यहाँ एक नाउन रहेगा, नाउन रहेगा, और बीच में ऑफ लगेगा, और फिर एक नाउन रहेगा, तो यहाँ हमेशा द लगता है, द। या फिर इसको ऐसा भी याद रखो, ऑफ, यहाँ द रहेगा, यहाँ एक नाम रहेगा, फिर ऑफ लगेगा, फिर एक नाम रहेगा, ऐसे भी याद रखो। ये हमेशा काम करता, ऐसे चलते हमेशा, जैसे कि मैं समझाता आपको, है ना, द लेग ऑफ चेयर, है ना, द कलर ऑफ वॉल। तो ये फॉर्मूला हमेशा काम में आता, याद रखना, ये हमेशा ही चलता, इसलिए दो लगेगा, यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसलिए दो यहाँ आना ही था, इसलिए आंसर क्या रहेगा, ये वाला। नेक्स्ट, यंग वन ऑफ डॉग इज पपी, द यंग वन ऑफ हेयर इज लेवरेट। हेयर मतलब, ये हेयर मतलब शेकरू बोलते शायद इसको, ग्लेरी की तरह था, थोड़ा बड़ा रहता, शेकरू बोलते, तो लेवरेट बोलते इसको। बहुत रिपीट होते ये एनिमल्स की, बच्चों को क्या बोलता। द क्राई ऑफ डक इज क्विक, द क्राई ऑफ अ पिग इज स्क्विल, क्राई ऑफ पिग इज स्पेल आता। डायमिनिटिव ऑफ बुक, डायमिनिटिव मतलब छोटी प्रतिकृति, है ना, जैसे कि एक बहुत बड़ी कार है, उसकी छोटी कार मॉडल, उसका छोटा सा, कोई भी छोटी चीज हुबेहू वैसे की वैसे, उसको बोलते हैं डायमिनिटिव। तो बुक का जो बुक रहती है उसका डायमिनिटिव बुकलेट, और रिवर का डायमिनिटिव क्या रहेगा, रिवरलेट, रिवरलेट। फोबिया ऑफ एयर इज एरोफोबिया, हाँ मतलब जिनको हवा का डर लगता है उसको एरोफोबिया बोलते हैं। फोबिया अबाउट एज,
जेरोफोबिया बोलते हैं इसको, जेरोफोबिया। मतलब जिसको ओल्ड एज का, मतलब मैं बूढ़ा हो रहा, मैं बुजुर्ग हो रहा, जिसको डर लगता है, अरे सबको लगता है ये तो उनका फोबिया रहता है जेरोफोबिया। बुजुर्ग होने का या बुढ़ा होने का या ओल्ड मैन होने का सबको डर लगता है, सब चाहते हैं हम यंग ही रहना हमेशा, बट ऐसा होता क्या, नहीं होता। तो उसका डर सताया जाता है, उसको बोलते हैं जेरोफोबिया। पायरोफोबिया मतलब फियर ऑफ फायर, आग का डर लगता है ना, उसको बोलते हैं पायरोफोबिया। जिसको पढ़ाई का डर लगता है ना, वो है पढ़ाई का, नॉलेज का डर लगता है, उसको बोलते हैं नॉलेज, पढ़ाई का मोटा मोटा डर। एग्लोफोबिया ये याद नहीं है मुझे, आंसर हमारा कौन सा है? आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। एरर किसमें पूछा बच्चों? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज यूज ऑफ, वन आया तो इज सही है, ऑफ यूज ऑफ टोबैको। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, हाँ मिल गया। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव नाम में जब भी आपको पूछेगा वन ऑफ और वन ऑफ द, जो भी नाम आएगा यहाँ पे वो प्लूरल आता हमेशा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बैड हैबिट्स आना चाहिए था, चाहे वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, तो ये सब उसके एडजेक्टिव है। वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स आना चाहिए था, हैबिट्स प्लूरल आना चाहिए था, ये ना है ना। वन ऑफ के बाद में, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि वन ऑफ लगेगा और उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट रहेगा, नाउन रहेगा, वो प्लूरल रहता है हमेशा, प्लूरल रहेगा। और ये नाउन के साथ में इतने सारे एडजेक्टिव उसमें जोड़ जाए तो लिंक ही नहीं लगेगी। द ये सारे एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी सब एडजेक्टिव है, तो इसलिए बढ़ गया हो, तो जो भी नाम आएगा प्लूरल आता है, उसको ऐसा लगाना। अब वन ऑफ के साथ नहीं है, यहाँ पर अगर सम आया, सम ऑफ, तो भी प्लूरल आएगा। यहाँ पर आएगा फ्यू ऑफ, तो भी प्लूरल नाउन देखना है आपको। अगर यहाँ पे एवरी आया, एवरी और ऑफ आया, तो भी यहाँ पे प्लूरल नाउन देखना है आपको। यहाँ पे ईच आया तो भी ऑफ लगा, तो भी प्लूरल नाउन देखना है। यहाँ पर आपको बोथ आया और ऑफ लगा, तो भी प्लूरल नाउन देखना है। यहाँ पर आपको आइदर नाइदर ऑफ लगा कि प्लूरल नाउन देखना है आपको, इतना याद रखो। तो यहाँ पे हैबिट्स चाहिए था, हैबिट्स, तो बी में एरर है, हैबिट लिखा उसने, हैबिट एस चाहिए था, इसलिए आंसर ये है। ठीक है बच्चों, हो गया। थोड़ा स्पीड से बोला मैंने, तो हो सकता रॉकेट उड़ेंगे आपके ऊपर से, बट क्या करना है, अभी फिर बहुत लंबे लेक्चर खींचे जाएंगे। एक 30 नंबर का क्वेश्चन को डील करने के लिए 1 घंटे से ज्यादा लगेगा, इससे थोड़ा स्पीड में। फिर भी आपने बोलना कि धीरे धीरे बड़े लेक्चर चलेंगे हमको, तो मैं फिर धीरे धीरे रिकॉर्ड करूंगा, आप कमेंट में बता देना, ठीक है। तो दोस्तों शेयर करो फिर सारे बच्चों तक जो महारीटी में इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मीडियम कौन सा भी हो, उन तक शेयर करो और चैनल के साथ जुड़े रहो। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल ही मिलेंगे फिर नए पेपर के साथ, 18, 14, 15, 16 सब एक एक करके लेने वाला हूँ। तो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।